बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आई एम अरसलान क़य्यूम और आज जो हम थोड़ा सीखेंगे वो बेसिक बेसिक फाइनेंशियल्स हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली। आई एम अरसलान क़य्यूम एंड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट IOBM कराची। तो स्टूडेंट्स आज हम बेसिक फाइनेंशियल्स को सीखेंगे थोड़ा। इसमें कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और फाइनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अमलगमेशन है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे। कुछ बेसिक जो आपकी 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका रिव्यू करेंगे। और उनसे पहले जो 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो IAS है, IFRS है, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उनका रिव्यू करेंगे। फिर बाद में कुछ फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, और ऐसे कुछ कैलकुलेशन प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट्स हैं। तो वो भी सीखेंगे। और हम फिर ये सीखेंगे अकाउंटिंग की जो कैटेगरीज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें बेसिक डिफरेंसेस हैं कुछ, ये सीखेंगे। तो ये आज कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन सी हैं और उनके एप्लीकेशन के हवाले से, ठीक है। तो ये आज का हमारा काम है इंशाल्लाह ताला। तो सीखते हैं वन बाय वन। जी, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और उसमें अकाउंटिंग से मुराद क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको समराइज करते हैं, क्लासीफाई कर पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करके उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। जबकि कुछ हिस्सा अकाउंटिंग का जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए यूज़ नहीं होता। इस बाकी अकाउंटिंग में क्या चीज़ आती है? आपकी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ सकती है जो शेयर नहीं की जाती है जनरल पब्लिक को। आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती है। तो फाइनेंस क्या होती है? फाइनेंस एक्चुअली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूटिलाइज करके आगे फाइनेंशियल रेशियोज निकालने में और डिसीजन लेने में मदद देती है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्चुअली अकाउंटिंग पे बेस कर रही है। अकाउंटिंग फिगर्स जो है वो उसकी बेस बनती है और उसकी मदद से आगे फाइनेंस मूव करती है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, द टोटल्स रॉन्ग इज द होल थिंग रॉन्ग। तो ये स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि सर अकाउंटिंग के नॉर्मली कि अगर टोटल रॉन्ग आ रहा है, टोटल ठीक नहीं आ रहा बैलेंस शीट का, तो क्या हमारा सारा सवाल गलत है? तो एक्चुअली असल में अकाउंटेंट तो बेचारा डर जाता है, खौफ ज़्यादा रहता है कि टोटल क्यों नहीं ठीक आ रहा। लेकिन एक्चुअली जो फाइनेंस मैनेजर है, उस फाइनेंस मैनेजर का काम ही उस बेस को लेके चलना आगे। तो अगर अकाउंटेंट्स वो बेस ही प्रोवाइड नहीं करेगा ठीक, अगर गलत बैलेंसिंग कर देगा, तो फिर आगे फाइनेंस मैनेजर भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा ठीक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए जो फिगर्स अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस मैनेजर उन पे डिपेंड करके आगे के डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए टोटल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। रिव्यू कर लेते हैं इसका एक हल्का सा। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मदद से बिजनेस का। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज ये होता है कि कॉस्ट एलोकेट करनी है जो पर यूनिट को आपने उसको मालूम करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन के लिए हेल्प आउट कर सकें, पॉलिसी बनाने के लिए ऐसी अकाउंटिंग उनके लिए तैयार की जाती है। और इसमें ज़्यादातर आपकी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स आती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है। नेचर क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस करती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा पे बेस करती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, फ्यूचर के हवाले से। तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट्स की मैंने बात की थी। प्रिंसिपल इसमें नॉर्मली गैप फॉलो किए जाते हैं, या IFRS पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है और IAS भी फॉलो किया जाता है, गैप अमेरिका में यूज़ किया जाता है। और सर्टेन प्रिंसिपल्स कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं हम जब CGS वगैरह बनाते हैं या CPR बनाते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट वगैरह। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई ख़ास प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि इंटरनल यूज़ के लिए होती है। डाटा जो है यूज़ के लिए क्वालिटेटिव नेचर का नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, और जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ डाटा यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा फिगर में बता दूं आपको कि एक्चुअली पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी और पहले वो बनी है।
और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के बाद ये इसको इसको चेंज कर दिया गया 2000 में इसका नाम चेंज हो गया IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो IFRS प्रिपेयर करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो कि ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं और एनफोर्सिंग की जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो ये इम्प्लीमेंट करवाती है इन्फोर्सेबली के यहाँ पे सब रूल्स को फॉलो किया जाए। बाकी एरोज ये बता रहे हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 3 एरोज को समझना था कि पहले IASC थी, फिर उसको IASB में कन्वर्ट किया गया, और अब जितने भी रूल्स आते हैं वो उसको IFRS कहा जाता है। पहले ये IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, अब उसका नाम चेंज करके IFRS रख दिया गया। ये देखिएगा, ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी। तो पहले ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी, उसके बाद 2000 में इसको चेंज कर दिया गया इंटरनेशनल ये अप टू 2000 1973 3 से लेकर 2000 तक ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती थी। और इनको जो इंटरप्रिटेशन करने वाली कमेटी उसका नाम था स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी SIC, ठीक है। और 2001 के बाद से IASB जब बनी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो IFRS बनाना शुरू हो गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और उसकी जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है उसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। तो नॉर्मली IAS ही ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। जब ये सीरीज कब से चेंज हुआ, अराउंड अबाउट 41 IAS स्टैंडर्ड्स आ चुके थे, उसके बाद से IFRS आना शुरू हो गए हैं। अभी तकरीबन अराउंड अबाउट 20 IFRS आ चुके हैं। और इसकी अडॉप्शन में कंट्री अपने मुताबिक उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अडॉप्ट करती है और इम्प्लीमेंट करवाती है रूल्स को। देखिए स्टैंडर्ड्स हैं आपके IFRS हैं। IFRS जो होते हैं ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, और प्रिंसिपल बेस्ड ये अराउंड अबाउट 110 कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं दुनिया में। जबकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं ये रूल बेस्ड होते हैं, और ये USA में फॉलो की जाती हैं। रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड में फ़र्क ये है कि रूल बेस्ड रूल बेस में होता है कि आपका ऑलरेडी पहले से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना होता, बल्कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए वक्त के साथ साथ अपडेट किया जाता है स्टैंडर्ड्स को। जबकि IFRS में पहले से स्टैंडर्ड बना दिया जाता है और फिर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट दो तरह की यहाँ पे बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट सर्विस कंपनी की और मर्चेंडाइजिंग कंपनी की। जो सर्विस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है उसमें आपको सिंपल रेवेन्यूज में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देने होते हैं। जबकि मैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी जो कि चीज़ें परचेज करके एक तरफ से दूसरी तरफ सेल आउट करती है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बना के सेल आउट करती है, तो उसके रेवेन्यू जो होगा वो उसमें से सबसे पहले उसकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ आएगी, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो सर्विस रेवेन्यू कंपनी में और ये मैन्युफैक्चरिंग या मर्चेंडाइजिंग की इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है CGS का। बैलेंस शीट की दो कैटेगरीज होती हैं, ओरिजेंटल बैलेंस शीट और वर्टिकल बैलेंस शीट। ओरिजेंटल बैलेंस शीट में ये आपके पास एक तरफ एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स, और फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, और राइट साइड पे आपकी लायबिलिटीज आ जाती हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाती है। इन दोनों साइड का सम इक्वल होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो है ये आपकी ओरिजेंटल बैलेंस शीट कहलाती है। और बैलेंस शीट आपकी इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट वन पॉइंट इन टाइम। याद रखिएगा ये वन पॉइंट इन टाइम में आपको शो करती है उसकी पिक्चर, स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। जबकि इनकम स्टेटमेंट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपकी वन टाइम स्नैपशॉट को नहीं बल्कि पूरे पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रही होती हैं, ठीक है, उसके अकाउंट्स को। तो ये आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स आते हैं ऊपर और उसके नीचे लायबिलिटीज और उसके नीचे फिर ऑनर इक्विटी आ जाती है, क्लियर। तो ये दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में एसेट्स एक तरफ थे और लायबिलिटीज एक तरफ थी और ऑनर इक्विटी। तो ये आप जानते हैं कि एक फेमिलियर फेस है, the look you get on your face कब, when everything balances in all your financial statement, जब आप खुद से जानबूझ के ज़बरदस्ती बैलेंसेस कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो कुछ इस तरह से शरारती लुक आप लोग देते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्चुअली बनाने के 2 तरीके हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, कैश रिसीट्स और कैश पेड,
ये एक्चुअली डायरेक्ट मेथड है, ये पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि एक्चुअली कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट की आपके पास एक्चुअल रिसीट्स नहीं आती। दो दो तीन तरह के हमारे वो रिसीट्स बनाई जाती हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। हुकूमत को दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और अंदर के लिए कुछ और, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको रिकॉर्ड हम इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर नेट इनकम आती है और नेट इनकम के बाद बाकी चीज़ें, चेंजेस इन अकाउंट्स रिसीवेबल, चेंजेस इन अकाउंट्स पेबल आते हैं, या चेंजेस इन करंट एसेट्स और चेंजेस इन लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म में। तो उसकी मदद से वो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि आपने फिक्स्ड एसेट में कौन कौन सी चेंजेस की हैं वो आती हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने कहाँ कहाँ से फाइनेंस लिया है, चाहे वो स्टॉक्स के जरिए स्टॉक रेज करके मार्केट से या डेट रेज करके मार्केट से, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो चीज़ आ जाएगी। तो एक्चुअली बेसिकली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये बैलेंस शीट की आइटम्स में चेंजेस से आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिक्स्ड एसेट्स में से आ रही हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी लायबिलिटीज और नॉन इक्विटी की चेंजेस में से आ रही हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ये आपकी कुछ हिस्सा, एक जो पहला हिस्सा होता है वो नेट इनकम में से आता है, इनकम स्टेटमेंट से, और बाकी हिस्सा जो है ना चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वो आपकी बैलेंस शीट में से आती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इन नटशेल उन्होंने बताई हुई है, मैंने आपको भी बता दिया। जो सबसे पहली नेट इनकम आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये एक्चुअली कहाँ से आती है, इनकम स्टेटमेंट में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है। और उसके बाद जो वहाँ से लेकर नीचे तक सारी की सारी आइटम्स, चाहे वो नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आपकी बैलेंस शीट में से आती है, बैलेंस शीट के पार्ट में से आती है, सही है। ये आपकी नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे रिटेनमेंट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग कैसे बनाई जाती है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, उसमें ऐड करते हैं एक चीज़, ऐड करते हैं एक चीज़ लेस करते हैं, ऐड क्या करते हैं, नेट इनकम ऐड करते हैं और डिविडेंड माइनस कर देते हैं, और आपके पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनका लिंक्स बताया हुआ आपस में, अब दो हम जो स्लाइड्स पढ़ेंगे इसमें हम, इसमें बताया हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपस में इंटरलिंक क्या है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक है। आपकी ओपनिंग जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप उसमें जो कैपिटल आपने रेस किया है और वो ऐड करते हैं और लेस करते हैं डिविडेंड को, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट का आ जाता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट की पिक्चर आ जाती है। तो ये तो जो चेंजेस थी ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट की, ये एक्चुअली रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट की बारे में बात की है। एक्चुअली फिर ये आपस में लिंक बताया हुआ है कि ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में से आ रहा है। और इसके अलावा ये फिर एड प्रॉफिट ये कहाँ पे भी चला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर हो रही है, और कैपिटल अगर भी रेस किया है वो भी आपका, डिविडेंड डिविडेंड इधर चले जाएंगे एक्चुअली। और देन आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, नेट इनकम भी आती है और कैपिटल अगर कोई रेस किया है, जिसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कह देते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला भी किस में चला जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो दीज स्टेटमेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेज विद वन अनदर, ठीक है। ये उसको मजीद एक्सप्लेन करके बताया गया हुआ है। एक्चुअली ये देखिएगा, ये याद रखिए, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, तो यहाँ से आपकी रिटेन अर्निंग चले जाएगी। नंबर वन पे ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जब भी बनाएंगे तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड करेंगे। तो नेट इनकम कहाँ से आई है, सेकंड नंबर पे ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में से आ गई है, ठीक है जी। और फिर ये एंडिंग आपकी जो रिटेन अर्निंग है ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगी, ठीक है। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट से ली और यहाँ से क्लोजिंग रिटेन अर्निंग निकाली, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलेगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। फिर इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन होती है और इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग की होती है। और जो एंडिंग कैश बैलेंस है ये आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, एंडिंग कैश बैलेंस आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैश आपने लिया, उसको उसके अंदर वर्किंग कहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और वो कहाँ पे मूव कर गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मूव कर गया, यहाँ पे कैश आ गया, ठीक है। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हुए ये नेट इनकम दो जगह ट्रांसफर होती है। नेट इनकम एक जगह रिटेन अर्निंग में भी आती है यहाँ पे कैलकुलेशन में, और नेट इनकम यहाँ से, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब शुरू करते हैं ना तो नेट इनकम यहाँ पे भी आ जाती है। ये दो जगह इसकी कैलकुलेशन में मदद होती है, सही है। तो ये इट शोज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है।
अब हम पांचों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर ली। आगे नंबर 5 पे होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली उनकी जो इनर कैलकुलेशन होती है उसके लिए साथ साथ बनाए जाते हैं, डिटेल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उसे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज। तो कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी होती हैं? ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज हैं, फिर नंबर 2 पे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज हैं, देन फिर आपकी एसेट यूटिलाइजेशन और टर्नओवर रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं और मार्केट वैल्यू रेशियोज हैं। शॉर्ट टर्म रेशियोज में जब भी आप बात करेंगे ना तो आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म होती है ना, करंट एसेट और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज होने हैं। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है। तो जब इनकी रेशियोज आपस में निकालेंगे, जैसे करंट रेशियो है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, तो मैं आपको हर यहाँ पे फॉर्मूला तो आपके पास डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज में हमेशा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन आ रही होती है यहाँ उनके उनके एडजस्टमेंट के अंदर। जैसे ये नेटवर्किंग कैपिटल है, नेटवर्किंग कैपिटल अब कैसे निकलता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो आपके पास करंट नेटवर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हर एक के कैलकुलेशन में देखिए आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रोल आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो की बात कर रही है। लॉन्ग टर्म में जब आप बात करेंगे तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी से मुराद ये है कि आपके टोटल एसेट्स कितने अरसे तक आपको फायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी और इसको फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो भी कहते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद ये है कि आप अपने टोटल एसेट्स की बेस पे कितना लोन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं वो गिरवी रखवाने पड़ते हैं, मॉर्गेज के तौर पे रखवाने पड़ते हैं, रहन गिरवी के तौर पे। तो उसे फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इन इन रेशियोज के अंदर यहाँ तो टोटल एसेट्स का जिक्र होगा, यहाँ पे टोटल डेट का जिक्र होगा। तो हर रेशियो में देखने आप टोटल एसेट की बात कर रहे हैं, फिर इसी तरह टोटल डेट और टोटल इक्विटी की बात कर रहे हैं, टोटल एसेट टोटल इक्विटी। तो ये सारी शॉर्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज की बात है। तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो बैलेंस शीट का जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी, ठीक है, इसकी बात की जाएगी। थर्ड पे आपकी एसेट यूटिलाइजेशन और टर्नओवर रेशियोज होती हैं। एसेट यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि क्या आप अपने जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करके कितनी अर्निंग उस पर ले सकते हैं। तो आपके एसेट्स जो शॉर्ट टर्म में होते हैं वो इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री के बाद क्या होते हैं? आपके पास रिसीवेबल्स होते हैं। तो वो रिसीवेबल्स इन्वेंट्री टर्नओवर निकालेंगे तो इन्वेंट्री आपकी हमेशा याद रखिएगा सीजीएस कॉस्ट पे निकाली जाती है। तो डेज में निकालने के लिए 365 से उसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह रिसीवेबल्स आपके भी एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। आप इन रिसीवेबल्स किस तरह जनरेट होते हैं? सेल्स की वजह से जनरेट होते हैं। तो इनको भी नंबर्स में डेज में निकालने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर क्या होता है जी? कि सेल्स पे आपका कितना नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, तो सेल्स पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास है। फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है तो फिक्स्ड एसेट सेल्स को फिक्स्ड एसेट से डिवाइड कर दिया। टोटल एसेट टर्नओवर है तो सेल्स को टोटल एसेट डिवाइड। तो टर्नओवर की जब भी बात की करेंगे तो जो चीज़ आपके टर्नओवर के साथ लिखी होगी उसको अपने डिवाइडर में लिखता है। तो टर्नओवर किसका है जी? एनडब्ल्यूसी का। देखिएगा ऊपर तो सेल्स और सेल्स आ रही है। एनडब्ल्यूसी है नेटवर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टोटल एसेट तो टोटल एसेट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में नेट इनकम की बात की देखिएगा। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, फिर नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आर रिटर्न ऑन एसेट्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है। इसी तरह मार्केट वैल्यू रेशियो है, इसमें मार्केट वैल्यू की बात की जाएगी। प्राइस रेशियो है, अर्निंग रेशियो, ये पी रेशियो है तो प्राइस ओवर अर्निंग, ये इसी रेशियो के अंदर बात शामिल है। पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो, पीजी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट है। प्राइस सेल्स रेशियो तो इसी के अंदर ये शामिल है। मार्केट प्राइस कितनी है शेयर की डिवाइडेड बाय सेल प्राइस की शेयर कितनी है। मार्केट टू बुक वैल्यू से मुराद क्या है? कि उसी शेयर की मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे उसकी बुक वैल्यू से। टॉबिन्स क्यू रेशियो एक रिसर्च में बड़ी ज़्यादा यूज होती है, याद रखें, क्या बड़ा आसान फार्मूला है। मार्केट वैल्यू ऊपर भी फार्मूले में यूज हो रही है, यहाँ भी सेम मार्केट वैल्यू जो जो आपकी स्टॉक मार्केट में चल रही होती है उसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड कर दें। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या मुराद होता है? नॉर्मली याद रखिए कि ये बुक वैल्यू होती है। तो एक्चुअली मार्केट टू बुक वैल्यू का दूसरा नाम टॉबिन्स क्यू रेशियो भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ये ब्रेक इवन एनालिसिस का थोड़ा सा बता दूं आपको। ये फाइनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट यूटिलाइज होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन होता है कि एक्चुअली ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है।
जहाँ पे आपको ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रॉफिट जीरो हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर नीचे नीचे आप रहेंगे तो वो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। ये रेवेन्यू लाइन है आपकी ब्लू कलर की, ठीक है। और जैसे इस लाइन को क्रॉस करते हैं आपका रेवेन्यू अप चला जाता है और कॉस्ट नीचे रह जाती है, तो ये सारा डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाता है। इसको डिटेल में ये दिखेगा, मजीद क्लैरिफाई किया। तो इस पॉइंट से ऊपर जैसे जाएंगे तो ये सारा मार्जिन प्रॉफिट होगा, इस पॉइंट से नीचे रहेंगे तो ये सारा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन, जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, ना तो आपको लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, यानी जीरो कह सकते हैं आपको, ठीक है। अब इसको यूटिलाइज करने ये आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेवेन्यू आता है या कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेक इवन निकालने के दो फार्मूले हैं, दोनों में बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, जितनी भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दें ग्रॉस मार्जिन से। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालते हैं, ये मैंने निकालने का फार्मूला अभी बताया है आपको। ये प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे ये नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, तो नेट इनकम को डिवाइड बाय सेल्स करेंगे, ये प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे आएगा, ग्रॉस इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स करके, ठीक है। और अगर ब्रेक इवन आपने यूनिट्स में निकालना है तो इसका क्या होगा, वो फिक्स कॉस्ट है, इधर भी फिक्स कॉस्ट, इधर भी फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ यूनिट्स में ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन की थोड़ी सी बात होगी। या ब्रेक इवन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कम से कम ब्रेक अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रेक इवन को कवर करना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको उस ब्रेक इवन पे जाने के लिए कम से कम एक खास टाइम चाहिए होता है। पहले आपको लॉस होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आप मेहनत करके रेवेन्यू इतना कमाएं कि आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से कम हो जाए, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे आप कोई भी एकेडमी शुरू करते हैं, शुरू में बच्चे नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता पहले आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, वो फिक्स कॉस्ट तो आपको आनी है, रेंट है, बिजली का बिल है, जो सैलरीज है, आपने स्टाफ रखा हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, केबल्स पे इश्तेहार देते हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पे वर्किंग करते हैं, तो उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से ज़्यादा बच्चे आते हैं आपके पास, और फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये लॉस कवर होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर। फिर जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। टाइम वैल्यू मनी से मुराद ये है कि आज आपके पैसे की जो कीमत है वो कल नहीं रहेगी इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ पहले। मैं अपनी आपको छोटी सी एग्जांपल दे कि आज से 10 साल पहले तकरीबन आप देखें तो यही रोटी आपको खमीरी रोटी जो आप तंदूर से लेके आते हैं वो आपको 2-3 रुपए की मिल जाती थी, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसा बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया, ये 20 रुपीज़ पे 15 रुपए पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसी तरह वो टाइम वैल्यू मनी से मुराद ये है कि वो चीज़ महंगी हो गई, चीज़ महंगी से मुराद ये इन्फ्लेशन आ गई। इन्फ्लेशन का मतलब ये है चीज़ें महंगी हो गई या हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो पैसे की कदर है उसकी वैल्यू कल, इसीलिए बैंक जो है वो इंटरेस्ट देते हैं ताकि आपके वैल्यू पैसे की कम ना हो और आप उसको अगर सेफ रखें तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ के आपको मिले। यानी आज जो 1 लाख रुपया है कल उसकी वैल्यू नहीं होगी। वो 1 लाख रुपया आज 2021 में अगर उसकी वैल्यू 1 लाख है तो यानी 1 लाख की आप जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो परचेजिंग पावर उसमें वो नहीं रहेगी, ठीक है। वो वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी। इसी तरह आप प्रॉपर्टी को देख लें, प्रॉपर्टी यानी आप पहले देख लें, यानी आप अपने वाले साहब और उनसे सुना होगा आपने कि वो इतने लाखों में उन्होंने ये ज़मीन खरीदी होगी, लेकिन अब वही बात किस में चलेगी है, लाखों से करोड़ों में चलेगी है, सही है। तो ये टाइम वैल्यू मनी थी, यानी उसके अंदर वो परचेजिंग पावर नहीं रहती, ठीक है, खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहती उसकी डी वैल्यूएशन की वजह से। तो फ्यूचर वैल्यू मनी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो और आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1 + i इंटरेस्ट रेट होता है डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें और नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसका जो है आप सिंगल टाइम कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी है, ठीक है ना। तो आप उसे किसी भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है। इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालनी हो तो सिंपल ये प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये सारा जो फैक्टर है इसको फैक्टर कहते हैं, ठीक है, फैक्टर कैलकुलेशन फार्मूला। तो ये सारा जो फैक्टर कैलकुलेशन है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ से। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल इसी से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कैलकुलेटिंग योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। whatever you have in your pocket today, what will be the future value at the present interest rate, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप आज कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में उसके लिए
कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है उसकी फ्यूचर के हवाले से, ठीक है। तो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सारी इसकी कैलकुलेशन करती हैं बेसिक। तो वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपकी वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, ना कि डिक्रीज करनी चाहिए। तो आपको यू मस्ट टेक अ प्रूडेंट एक्शंस जिनकी मदद से आप अपनी वैल्यू ऑफ मनी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक कमाल बंदा है जी जनाब, जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से इसकी स्पीचेस वगैरह और इसके लेक्चर्स हैं, और ये लेक्चर्स बड़े ये एक बंदा, इसने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, रॉबर्ट कायोसाकी। और रॉबर्ट कायोसाकी का ये कहना है कि एक्चुअली आप हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हमारा ये डिलेमा ऑफ द सोसाइटी है कि हम कमेटी कल्चर, हमारा पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, उस कमेटी कल्चर को क्या करते हैं, जब कमेटी निकलती है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं सारे का सारा, ठीक है ना, आप उसको री इन्वेस्ट नहीं करते कहीं। तो ये कह रहा है आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो जितना ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट्स आपको खुद कमा के देंगे। तो इसका ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, EBSI या ESBI इसको कह लें। तो कह रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉय पर्सन के होते हैं, यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट फॉर एन इनकम, यू डोंट वर्क, यू डू नॉट गेट पेड, अगर काम नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज़ जो हम बनते हैं एज एन एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फर्स्ट क्वार्टर में फॉल करते हैं, कहता है ये डिजायरेबल नहीं है इसके लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको वो क्या कहता है कि आपके पास ये फोकस करता है कि आपके पास एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम आनी चाहिए। तो ये एक्टिव में है, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, यू वर्क फॉर मनी, आप पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं नंबर सेकंड में, सेल्फ एम्प्लॉयड, यू वर्क फॉर योर सेल्फ बट कैन यू टेक अ 6 week हॉलीडे एंड योर बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग विदाउट यू। सेल्फ एम्प्लॉयड जो हमारे जितने भी दुकानदारों की एग्जांपल से लें आप, जितनी भी बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी जो है जो शॉप चला रहे हैं, अगर वो 6 weeks ऑफ कर देंगे तो वो क्या, उनको जो वर्कर्स रखे हुए हैं उन पे एतबार इतना है कि वो सही तरह से चला लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना आप एक्चुअली, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड के जरिए अर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है, अगर आप काम छोड़ेंगे तो काम डाउन चला जाएगा। अब पैसिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं, मनी वर्किंग फॉर यू, नंबर वन बिग बिजनेस, दीज पीपल हैव पीपल, ये लोग हायर करते हैं मजीद आगे, वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम, ये बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे पार्टनरशिप्स होंगी, और पार्टनरशिप में भी तो इक्वल कंट्रीब्यूशन ये जैसे भी करनी पड़ती है, लेकिन बड़े बिजनेसेस में आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और आप लोग रखते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एज अ मैनेजर वर्किंग करनी पड़ती है, या कोई एज अ हेड आपको देखना पड़ता है। आप देखिए जितने भी यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो खुद जाके वहाँ बैठते हैं और जाके उनसे सारा काम शाम पूछते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या CFO वगैरह CEO वगैरह मिलके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके कोई घपले वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बिग बिजनेस की बात होगी। ये भी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन लोगों के जरिए काम करवा के। इसका जो पॉइंट व्यू रॉबर्ट कायोसाकी को ये, वो एज एन इन्वेस्टर, दे आर द पीपल दैट हैव मनी वर्किंग हार्ड फॉर देम, उनके पास पैसा होता है जो उनके लिए काम कर रहा होता है, और पैसा उनके लिए काम हार्ड कर रहा होता है। वो क्या करते हैं, प्ले गोल्फ एंड लिव अ गुड लाइफ। तो ये कहता है मैं इसमें आना चाहता था, तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक्चुअली करता क्या था, ये बैंकों से लोन लेके घर बनाता था, मॉर्गेज पे घर लेता था और घर आगे किराए पे दे देता था। तो उसे जो किराया देता था उससे बैंक का लोन वापस रीपे कर देता था, और रीपे करके थोड़ा सा बात टाइम लगता था, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी इसके नाम की हो जाती थी, यानी वो प्रॉपर्टी तो इसकी लाइफ टाइम इसके नाम की होगी ना, तो उसे लाइफ टाइम जो है प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी आइकन है बहुत बड़ा ये बाहर कंट्रीज में, ठीक है। तो वो कहते हैं ये कि इन्वेस्टर जो होता है यहाँ पे मनी वर्क करती है आपके लिए, आप जबकि सुकून से बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपके साथ शेयर किया ये, ठीक है। तो ये वही बात है, ESBI की बात की है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, यू हैव अ जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, यू ऑन अ जॉब, और फिर यहाँ पे थर्ड में चले जाए, थर्ड क्वार्टर में बिजनेस ओनर, यू ऑन अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू, और फिर एंड पे आता है, कहता है इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर यू, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इस क्वाड्रेंट, ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप ना सोचें, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं वो तो आपको एज अ जॉबियन जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे काम करनी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। वो फाइनेंस ऑफिसर, अगर आप कहीं पे चले गए तो आपको फाइनेंस ऑफिसर के तौर पे वहाँ पे उस कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं तो फिर वो पैसा आपके लिए काम करेगा, चाहे छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके फिर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है।
तो आपके फ्यूचर के हवाले से जो आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप आपके हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ा, चूँकि अकाउंटिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, फिर फाइनेंस की थोड़ी हमने ब्रेक इवन एनालिसिस और फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थोड़ी सी बात कर ली। अब रॉबर्ट कायोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब थोड़ा सा आपके फ्यूचर के हवाले से देख लें तो आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। नंबर वन तो आपकी पॉकेट मनी है, दूसरा फ्रीलांसिंग है जो कि आजकल बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की मदद से आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं। ट्यूशन मैंने अपने जब मैं पढ़ा था तो मैंने ज़्यादातर ट्यूशन वगैरह पढ़ाई थी, होम ट्यूशन घर में और वैसे भी। लेकिन अब फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई और इसमें अर्निंग भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ट्यूशन के, ठीक है। फिर आप एज ए प्रॉपर्टी एजेंट भी काम कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट कहीं पे कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं। आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर फॉर सम डेज। तो वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी, तो ये काम आ गई, कोई कहीं ना कहीं चीज़ काम आती है और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। कॉल सेंटर में काम करने से कम आपको आइल्स की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपका वहाँ पे एक्सेंट बड़ा अच्छा हो जाएगा, सही है। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कोई भी और ऐसा काम ढूंढ सकते हैं जिसमें आप 2-3 घंटे काम वर्क करें, या कोई गिफ्ट्स कुछ खास लोगों से अगर आपको मिल जाए। लेकिन सियासतदानों को ज़्यादा मिलते हैं आपको, और हमें फिलहाल नहीं मिल सकते, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल यूजेस ऑफ फाइनेंस को हो सकते हैं आपकी बाइक इंस्टॉलमेंट्स है, जो कि इतनी महंगी तो बाइक्स नहीं है, लेकिन अब सुजुकी एससी जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक चलेगी है, स्पेशल एडिशन वाली। तो वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आप ले सकते हैं। तो यूजेस ऑफ फाइनेंस आपका मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अगर महंगे फ़ोन लेते हैं, जैसे आप आईफोन का लेटेस्ट मॉडल या कोई और लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। कमेटी पेमेंट्स हमारे मुआशरे में ये नॉर्मली होती है कि यार जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपनी फ्यूचर फ्यूचर जो गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए कमेटी पेमेंट जरूरी होती है, कमेटी वाली आंटी को स्पेशली। ठीक है। फिर बिल्स की पेमेंट्स हैं, अगर आप घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन मंथली पेबल्स कुछ आपके हो सकते हैं, दोस्तों वगैरह के साथ खाना पीना और कुछ और खर्चे वगैरह छोटे मोटे, ठीक है। अगर आप गिफ्ट्स कोई दे रहे हैं घर वालों को छोटे मोटे, तो या कोई खास दोस्त है तो उनके लिए, ठीक है। उसकी पेमेंट भी आपकी यूजेस ऑफ फाइनेंस में आ सकती है। लेकिन एक्चुअली आप इन्वेस्टमेंट्स कौन सी कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब आप इस वक्त आई थिंक यू विल बी इन ट्वेंटीज, तो स्टार्टिंग ऑफ ट्वेंटीज, 21, 22, 23, बिलो 25, ठीक है। तो उसमें आप इंश्योरेंस या तकाफुल की तरफ जा सकते हैं फॉर 20 ईयर्स। कोई छोटा सा ऐसा पैकेज देखते हैं जो 20 ईयर्स को, ये सेफ भी है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। बाय सम शेयर्स ऑफ डिविडेंड्स पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें, आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गोल्ड खरीद लें अगर इस लेवल पे पहुंच गए कि 10 ग्राम या उससे भी कम, 2 ग्राम 5 ग्राम तक, 10 ग्राम तक जितना भी अगर खरीद सकते हो, तो ये आपके लिए। मैंने इसका थोड़ा सा चार्ट बनाया था, तो वो अगर आप देखेंगे लास्ट 20 ईयर्स में अगर आपने गोल्ड खरीदा था तो गोल्ड की कीमत 20 गुना बढ़ी है, 20 टाइम्स, ठीक है। 20 टाइम्स इंक्रीज हुई है। देन बाय सम सिल्वर, आप सिल्वर भी थोड़ा सा खरीद सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर्स है, यूरो है, कोई भी स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है वो आप रियाल वगैरह वो खरीद सकते हैं, जो आपको 10 to 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स तो कम से कम बेनिफिट देगा। आप उसका पास डाटा का एनालिसिस करते हैं, सिंपल का पास डाटा लें किसी भी स्ट्रॉन्ग करेंसी का, सिल्वर का, गोल्ड का या शेयर्स का, और पास 10 ईयर्स का एनालिसिस करें उसका, तो आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप इसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से फिर लेस देन 50,000 से आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएंगी, ये तो चलती रहनी है साथ साथ। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ है जिसको आप जा सकते हैं, और एज ए फाइनेंस स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखिएगा, ठीक है। तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो जो आप सदका खैरात देते हैं, वो तो आखिरत की इन्वेस्टमेंट्स चलनी ही चाहिए साथ साथ, ठीक है, जिनका आखिरत में फ़ायदा होना और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये हज़रत इमाम सादी का कॉल है कि मैंने कभी सदका देने वाले को गरीब होते नहीं देखा, ठीक है। तो वो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन आपको प्रूडेंट इन्वेस्टर बनना चाहिए, यानी हमारे नबी ने फरमाया और हमारा इस्लाम ये कहता है कि ना ज़्यादा फजूल खर्ची की तरफ जाए, ना ज़्यादा कंजूसी की तरफ, बल्कि एक मियाना रवि इख्तियार कीजिए, फुजाइल पर्सन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, टेक केयर। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपके पास है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन ऑफ एनीथिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको मान में रखे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।